Hi, hello, and welcome, students. Welcome to this session. Myself, Prashant Gupta, welcoming you all to the lecture 7 of your exam preparation. इसमें मैकेनिक्स पढ़ रहे थे मैकेनिक्स के लेक्चर नंबर 7 है आप सभी का स्वागत है। खेलना शुरू करें, कौन बनेगा करोड़पति है जी। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है बच्चे रोलिंग मोशन। लेकिन आपके सिलेबस में रोलिंग मोशन लिख दिया गया है। रोलिंग मोशन पढ़ने के लिए जो जो चीजें हमको चाहिए वो बताई नहीं गई हैं। तो उससे पहले दो चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट इज फ्रिक्शन एंड सेकंड इज वेज कंस्ट्रेंट। ठीक है, इन दो चीजों के बारे में जब पढ़ लेंगे उसके बाद हम रोलिंग मोशन की बातें जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट कर। सबसे पहले फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है भाई, पता है हम सबको। जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पर मूव करता है तो उस पर जो फोर्स उसके रिलेटिव मोशन को रोकने की कोशिश करता है उसको क्या बोलते थे भाई, उसको सर फ्रिक्शन बोलते थे। लेट सपोज ये मेरे पास एक ब्लॉक है और ये एक और मेरे पास ब्लॉक है कुछ इस तरह से। इन दोनों ब्लॉक्स में फर्क क्या है? अगर मैं इसको जूम करके अंदर की तरफ देखूं तो मुझे पता है कोई भी सरफेस स्मूथ तो होती नहीं है। तो इसका बेसिक सा मतलब है कि सर इसको अगर जूम करके देखोगे तो जो बीच का एरिया आपको ऐसा नहीं दिखेगा। ये आपको कैसा दिखेगा? कुछ 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 जिगजैग जिगजैग ऐसा दिखेगा। और इसके ऊपर जो ब्लैक वाला आपको पार्ट दिखा है वो इसके ऊपर क्या होगा, इंटरलॉक होगा, जिसकी वजह से आपस में क्या होंगे, रुके रहेंगे कुछ तो इस तरह से। इतनी बात समझ आई? अब मैं क्या करूं, अगर इन दोनों को बीच में क्या दूं, रिलेटिव मोशन। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, कोई भी जगह फ्रिक्शन होने के लिए पहली चीज क्या जरूरी है, कांटेक्ट होना। इट इज अ कांटेक्ट फोर्स। अगर आपको याद हो तो फोर्सेस दो तरह की होती थी, कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स। वो फोर्सेस जिनको लगाने के लिए कांटेक्ट होना कंपल्सरी, कांटेक्ट फोर्सेस। जैसे आपके पास हो गया फ्रिक्शनल फोर्सेस हो गए, नॉर्मल फोर्सेस हो गए, टेंशन फोर्स हो गया। ये सारी क्या है, कांटेक्ट फोर्सेस है। ऐसी फोर्सेस जिनको लगाने के लिए कांटेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, वो फील्ड से लग जाती है, वो सारी क्या होती है, नॉन कांटेक्ट फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ये सारी आपकी नॉन कांटेक्ट फोर्स है। तो जब ये ब्लॉक यहां मूव करने की कोशिश करेगा तो क्या ये जो ग्रूव्स होंगे आपस में इस वाले ब्लॉक पर कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। इस फोर्स को हम बोलेंगे कि सर इन्होंने इस पर फ्रिक्शनल फोर्स लगाया है। अब ये फ्रिक्शन दो तरह का होता है जैसा कि हमको पता है। फ्रिक्शन एक होता है स्टैटिक और एक होता है काइनेटिक। अगर मैं फ्रिक्शन का आपको टाइप्स की बात करूं तो एक होता है आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शन और एक होता है आपके पास काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या हुआ कि जब भी जो चीज रुकी हुई है उस टाइम पर जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। क्या सर इसका मतलब ये हुआ जब भी कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा हुआ है इस पर कोई फ्रिक्शन लग रहा है? नहीं, इस टाइम पर इस पर कोई भी फोर्स काम नहीं कर रहा है। अगर फोर्स काम कर रहा होता तो यार सोचो ना, ये चल नहीं जाता। जब आप इस पर कोई फोर्स लगाते हो और अब ये किसी सरफेस के कांटेक्ट में अगर है, उस केस पर इस पर जो फ्रिक्शन लगेगा उस फ्रिक्शन को बोलेंगे कि सर इस पर क्या लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। कब तक लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन? जब तक कोई ऑब्जेक्ट चलना चालू ना कर दे। इसका मतलब रिलेटिव एक्सिलरेशन जीरो जब तक नहीं हो जाता, रिलेटिव वेलोसिटी जब तक जीरो नहीं हो जाती। इसका मतलब है जब तक वेलोसिटी पार्टिकल की जीरो है तब तक क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। इससे एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन किस बात पर डिपेंड करता है? सर ये डिपेंड करता है दोनों ऑब्जेक्ट्स के मटेरियल पर, है ना। अगर लेट सपोज मैं एक शीशे पर लकड़ी के गुटके को चलाऊं तो चलाने में थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन शीशे पे अगर शीशे के गुटके को चलाऊं तो आसानी से चल जाता है। सिमिलरली अगर लकड़ी पर लकड़ी के गुटके को चलाऊं तो और ज्यादा मुश्किल से चलता है। इसका मतलब दोनों का, ऑब्जेक्ट जो स्लाइड कर रहा है और जो सरफेस है, दोनों की रिलेटिव सरफेसेस पे डिपेंड करता है क्या, फ्रिक्शन। इस फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है एफ एस, इसको आप लिखते हो लेस देन और इक्वल्स टू म्यू एस एन। अब ये चीज मैंने क्यों लिखी है मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूं कि मैंने लेस देन और इक्वल टू क्यों लिखा है, इक्वल क्यों नहीं लिखा। म्यू एस क्या है सर? म्यू एस इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। दिस इज कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और एन क्या है सर? एन इज द नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। इसका मतलब क्या है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी मीडियम पर किसी सरफेस पर होगा, क्या उस पर वो सरफेस एक नॉर्मल फोर्स जो लगाती है उस नॉर्मल फोर्स पर डिपेंड करता है आपका फ्रिक्शन। ऑब्वियसली जो ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा हैवी होगा वो सरफेस को उतना ज्यादा ही दबाएगा और उसके रिस्पेक्टिव न्यूटन थर्ड लॉ, वो सरफेस उस पर उतनी ही ज्यादा नॉर्मल फोर्स लगाएगी। इसका जो वेट होगा mg,
वो इस सरफेस को दबाएगा और उसके रिस्पेक्ट में वो वेट, वो सरफेस उस पर एक नॉर्मल फोर्स लगाएगी। इतनी बात हमको समझ आ गई। अब एक बात जो समझने की है वो ये है कि भाई ये ऑब्जेक्ट चलना कब चालू करता है। ठीक है भाई, ये बात समझने की चलना कब चालू करें। लेट सपोज मेरे पास ऑब्जेक्ट है जो कहाँ रखा हुआ है, एक सरफेस पर कुछ इस तरह से रखा हुआ है, आराम से रखा हुआ था, किसी को परेशान नहीं कर रहा था, अच्छा भोला भाले लड़का है। अब आपने इस पर कुछ फोर्स लगाया, मान के चलते हैं जो ऑब्जेक्ट है ये है 2 किलोग्राम का। सर अगर ऑब्जेक्ट 2 किलोग्राम का होगा तो क्या इसका जो वेट होगा बेसिकली कितना हो जाएगा, तो इसका वेट हो जाएगा, जी की वैल्यू अगर 10 लेकर चलता हूँ तो सर 20 न्यूटन इसका वेट हो जाएगा। और सर अगर 20 न्यूटन वेट हो जाता है तो एक बात बताइए, क्या ऊपर जो इसका नॉर्मल फोर्स लगेगा क्या वो भी इस 20 न्यूटन के बराबर ही होना चाहिए। क्यों सर, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन यानी प्लेन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम होगा। या लेट्स सपोज मैंने इस कॉन को इसके ऊपर रख दिया तो क्या ये ऊपर भाग जाएगा क्या, या नीचे धंस जाएगा क्या, नहीं। अगर वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तभी तो नहीं हो रहा मोशन, वरना तो एक्सीलरेशन मिल जाता ना भाई मुझको। अगर ऐसा होना चाहिए इसका मतलब क्या है सर, एन की वैल्यू हमेशा mg के बराबर होगी इस केस में, हमेशा नहीं, इस केस में जब आप किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे किसी ऑब्जेक्ट को रखोगे तब। यहां तक बात क्लियर हुई। यानी जो नॉर्मल फोर्स लगेगा वो कितना हो जाएगा सर, वो लग जाएगा 20 न्यूटन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। मान के चलता हूं कि जो फ्रिक्शनल कोफिशिएंट है इन दो सरफेसेस के बीच में वो म्यू की वैल्यू जो है वो 0.5 मैंने मान के चला हूं। अब एक बात सोचो, इस पॉइंट पर अगर मैं इस पर एक फोर्स लगाता हूं, लेट सपोज 2 न्यूटन का, 2 न्यूटन का मैंने इस पर फोर्स लगाया, पहली चीज क्या ये ऑब्जेक्ट चलना चालू करेगा। यस और नो पे अपना सवाल, अपना जो आंसर है तैयार रखें सब लोग, यस और नो सोच के रखो। सबने सोच लिया चलेगा या नहीं चलेगा, और फिक्स है सबकी बात। जितने लोग बोलते हैं चलेगा, बात क्लियर, वो सब गलत है। क्यों, क्योंकि सर इसका ये कब तक स्टैटिक पोजीशन में रहेगा, जब तक आपकी वैल्यू म्यू एस एन से ज्यादा नहीं हो जाती तब तक तो सब कुछ स्टैटिक है। अगर मैं ध्यान से देखूं सर, एफ एस की जो मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है दैट इज इक्वल्स टू म्यू एस एन, इसका मतलब 0.5 टाइम्स 20, इसका मतलब 10 न्यूटन। यानी जब तक आप इस पर 10 न्यूटन से ज्यादा फोर्स नहीं लगाते ये स्टैटिक फ्रिक्शन इसको रोक के रखेगा, चलने नहीं देगा। इतनी बात क्लियर है। लेकिन सर एक बात समझो, बताओ क्या इस पर कोई फोर्स, क्या कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है इस टाइम पर, क्या इस पर कोई स्टैटिक फ्रिक्शन लग ही नहीं रहा है, क्या ऐसा कुछ है क्या, नहीं, ये भी बात गलत है। सर फ्रिक्शन तो लग रहा है, अगर फ्रिक्शन नहीं लग रहा होता तो बताओ, अगर इकलौता फोर्स अगर एक्स डायरेक्शन में होता और कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता तो तुम मुझे बताओ क्या न्यूटन लॉ के हिसाब से इसको चले जाना चाहिए था भाई। अगर फ्रिक्शन ये एफ एस नहीं होता तो 2 न्यूटन फोर्स एक्स डायरेक्शन में था, भाग जाता। बात समझ पा रहे हो, लेकिन भागा नहीं, इसका मतलब फ्रिक्शन तो था। उस फ्रिक्शन की वैल्यू क्या थी, जितने लोग सोचते हैं कि वैल्यू 10 न्यूटन थी और जितने लोग सोचते हैं कि वैल्यू कुछ और थी, दिमाग में आंसर क्लियर है। जो लोग सोचते हैं वैल्यू 10 न्यूटन थी, गलत लग रहा है ना। हाँ सुनो, अगर वैल्यू 10 न्यूटन होती तो अगर यहां पर हो जाता था 10 न्यूटन और यहां पर 2 न्यूटन, तो क्या पीछे की डायरेक्शन में भागने नहीं लगता यार, भागने तो लगता सर। तो इसका बेसिक सा मतलब है कि 10 न्यूटन भी नहीं होने वाली, तो सर कितनी होगी, क्या सर उतनी होगी जिससे ये 2 न्यूटन को बैलेंस कर दे और सिस्टम कहीं भी मूव ना करे। यस, एफ एस की जो वैल्यू होगी वो होगी 2 न्यूटन। जब तक आपकी अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा नहीं होती तब तक ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है। ये बात चाहो तो लिख लेना, अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि इससे एक डायरेक्ट क्वेश्चन तो बना सकते हो, इजी क्वेश्चन, क्योंकि तुम्हें पता है कि क्वेश्चन तो इजी आने वाला है। तो वो आपको एक छोटा सा डायग्राम दे देंगे, बोल देंगे बताओ जी इसमें फ्रिक्शन क्या है। अब तुम लोग सोचोगे सर म्यू एस की वैल्यू ऐसा ऐसा 0.5, एन की वैल्यू 20, तो फ्रिक्शन 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, और 10 न्यूटन ऑप्शन में भी होगा, सब लोग 10 न्यूटन लगा के खुश भी हो जाएंगे, नहीं। आपको ये बात समझनी चाहिए कि जब तक अप्लाइड वैल्यू 10 न्यूटन से ज्यादा नहीं होती उस केस तक जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल होगी, ताकि वो उसको रोक कर रखे। इट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, तो ये आपके ऑब्जेक्ट को रोक के रखेगा, चलने नहीं देगा। इतनी बात क्लियर। हाँ सर, सही है भाई। तो इससे एक बात समझ आई सर कि अगर मैं ग्राफ बनाऊं छोटा सा, किस किस का, अप्लाइड फोर्स और स्टैटिक फ्रिक्शन का, तो क्या ये लाइन मुझे एक स्ट्रेट लाइन देगा, क्या ये ग्राफ जो होगा एक स्ट्रेट लाइन देने वाला है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे मैं फोर्स की वैल्यू बढ़ाऊंगा
वैसे वैसे फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ जाएगी, हाँ के ना। तो सर इससे एक बात समझ आती है, ये है आपकी अप्लाइड फोर्स F, ये है आपकी अप्लाइड फोर्स F, और उस F के रिस्पेक्ट में ये है आपके फ्रिक्शन की वैल्यू, अप्लाइड फ्रिक्शन। ठीक है, इसको Fs की जगह मैं सिर्फ फ्रिक्शन लिख रहा हूँ, क्योंकि आगे जाके कुछ चीजें चेंज भी करूंगा मैं इसमें। ठीक है भाई, हाँ भाई चीजें चेंज करेंगे, टेंशन मत लो। इतनी बात समझ आ गई। यानी जब तक आपकी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अप्लाइड फोर्स, यानी ऑब्वियसली बात है एक मैक्सिमम वैल्यू तो है ना। लेट सपोज मैंने इस पर ये ऐसे रखा हुआ है, मैंने इस पर थोड़ा सा फोर्स लगाया सर नहीं चल रहा, थोड़ा और लगाया नहीं चला, लेकिन क्या ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो चलने लगेगा ना। तो यानी इसका चलना ना चलना मेरी अप्लाइड फोर्स पे डिपेंडेंट है। फ्रिक्शन एक मैक्सिमम वैल्यू तक तो अपोज करेगा, लेकिन क्या उससे ज्यादा अपोज नहीं कर सकता, और एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं फोर्स फ्रिक्शनल वैल्यू से ज्यादा लगा दूं तो क्या उसको चलने पर मजबूर कर सकता हूं मैं? बिल्कुल कर सकता हूं। जब चलने पर मजबूर करते हो तो कहानी कहाँ की आती है? काइनेटिक फ्रिक्शन की। सर ये वो फ्रिक्शन है जब आपको, जब दो बॉडीज, यार ऑब्वियसली बात है यार, चलने लगा इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसके बीच में कोई फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा। फ्रिक्शन तो काम कर रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन काम कर रहा है इसलिए तो बॉडी आगे जाके क्या करती थी सर? रुक जाती थी। ये सब बातें याद आ रही हैं? अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो चलती हुई बॉडी आगे जाके रुकती क्यों? क्यों भाई? चलती हुई बॉडी आगे जाके रुकती क्यों? लेट सपोज मेरे पास ये बॉडी है और इस तरह से है, मान लेते हैं इसके पास कोई स्पीड है। ठीक है भाई, अगर इसके पास कोई स्पीड होगी तो इस पर पीछे की तरफ क्या लगेगा सर? इसकी तरफ लगेगा पीछे का फ्रिक्शन, इसको बोलते हैं एफ के, काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। और काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो होती है म्यू के एन। इट इज अ फिक्स्ड वैल्यू। ये वैल्यू कैसी है सर? ये वैल्यू फिक्स है। ठीक है, ये वेरिएबल वैल्यू नहीं है। म्यू एच कैसी है सर? ये वेरिएबल वैल्यू है। म्यू के कैसी है सर? ये फिक्स वैल्यू। यहाँ म्यू के क्या है सर? ये है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है भाई, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, इसका मास अगर सर m था तो नीचे एक फोर्स लग रहा होगा mg, और उसके करस्पॉन्डिंग ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा n, और आपने जो फोर्स लगा रखा था F, उसके अपोजिट एक फोर्स लगेगा Fs। मान लो तुम ये फोर्स नहीं भी लगाते, लेकिन अगर किसी वेलोसिटी से तुम चल रहे होते, रिलेटिव मोशन जब तक तुम्हारे पास है तब तक फ्रिक्शन लगेगा, यस और नो? जब तक तुम्हारे पास कोई रिलेटिव मोशन है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, या जिस चीज पर तुम रखे हो उसके रिस्पेक्ट में, क्या तुम पर एक रिलेटिव मोशन लगेगा? लगेगा। और रिलेटिव मोशन होगा तो फ्रिक्शन लगेगा? लगेगा। बात क्लियर है? अच्छा, अब अगर यहां तक समझ आया तो एक प्रैक्टिकल एक बात बताओ। मान के चलो कि तुम एक बक्से को खिसका रहे हो। स्टार्टिंग में क्या ज्यादा जोर लगता है बक्से को खिसकाने में, और उसके बाद बक्सा आसानी से चलने लगता है? क्या तुमने ये चीज कभी महसूस करी है कि एक बड़ा सा बक्सा लो, गाड़ी लो, साइकिल लो, कुछ भी लो, तो पहले उसे धक्का मार के, ट्रक लो, पहले तुम उसे धक्का मार के चलाने की कोशिश करते हो, अरे भाई साहब बहुत ताकत लगानी पड़ रही है, चल नहीं रहा। लेकिन एक बार अगर चलने लगा तो क्या एकदम से चलने लगता है? फिर थोड़ी कम ताकत लगाने पर भी क्या वो चलता रहता है? ऐसा नहीं ताकत नहीं लगानी, लगानी पड़ेगी, पर जितना टाइम लग रहा था स्टार्ट करने में उससे कम लगाना पड़ेगा। यस और नो? बात समझ पा रहे हो मेरी? ऐसा क्यों हुआ सर? ऐसे इसके दो पॉइंट है। हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं, थ्योरी में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। क्योंकि सर जो वैल्यू ऑफ म्यू के होती है ना, एफ के की जो वैल्यू होती है वो एफ एस से कम होती है। एफ एस की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उससे कम होती है। सो एफ के इज लेस देन एफ एस मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, ऐसा नहीं है हर केस में एफ एस से छोटा है, एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू से छोटा है, ये बात पक्की है। तो आपके बेसिकली होता क्या है कि इस पॉइंट में आपको थोड़ा सा करवाता है, और कर्व के बाद आपको एक कांस्टेंट वैल्यू मिल जाती है जिसको आप बोलते हो एफ के। ठीक है भाई, तो ये है एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन, और ये है आपका एफ एस स्टैटिक फ्रिक्शन। बात समझ आई? जैसे ही आप थोड़ा, आपको बस वो मैक्सिमम लिमिट क्रॉस करानी है, आपको बस ऑब्जेक्ट को स्टार्ट करवा देना है, और एक बार वो जब वो चलने लग गया तो आप थोड़ी कम फोर्स लगाकर भी आप उसको काइनेटिक फ्रिक्शन को बैलेंस आउट कर सकते हो। फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो फिक्स रह सकती है। फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो फिक्स रहेगी, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू। यहां तक बातें क्लियर हो गई? तो यहां से हमें दो बात समझ में आई कि पहली बात तो ये कि फ्रिक्शन इज ऑलवेज नॉर्मल डिपेंडेंट। एफएस की जो वैल्यू वो म्यू एस एन थी, एफ के की वैल्यू म्यू के एन थी। एन इज द नॉर्मल फोर्स जो कि सरफेस ने लगाई परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, ये दो बातें समझ आई। एफ एस और एफ के में अपने को रिलेशन समझ आ गया। ठीक है, और ये छोटा सा ग्राफ भी हमें समझ में आ गया कि किस तरह से वेरिएशन होता है फ्रिक्शनल फोर्सेस और अप्लाइड फोर्स के बीच में। ठीक है,
अब इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा आपको ट्विस्ट दे रहा हूं, ठीक है। ट्विस्ट क्या, जरा ध्यान से देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे। लेट सपोज ये मेरे पास एक ब्लॉक है, और इस ब्लॉक की जो वेट है, मान के चलता हूँ जी 2 किलो का एक ब्लॉक ले लेता हूँ। इस पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ F, ठीक है। और इसमें जो मेरे को वैल्यूज दे रखी है कि म्यू के की जो वैल्यू है दैट इज 0.2, एंड म्यू एस की जो वैल्यू है दैट इज 0.5, ठीक है। अपने को पता है ये म्यू के की वैल्यू म्यू एस से जो है कम होती है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पूछ कह रहा हूँ, जरा ध्यान से देखो। दो चीज है। नंबर वन, इस फोर्स के मेरे पास, मैं आपको दो तीन वैल्यूज देता हूँ इस फोर्स की। मान के चलता हूँ फोर्स लगाया 5 न्यूटन, फोर्स लगाया 20 न्यूटन, और फोर्स लगाया 40 न्यूटन। इन तीनों केसेस में आपसे मैं एक्सिलरेशन ऑफ द ब्लॉक पूछ रहा हूं कि इन तीनों केसेस में एक्सिलरेशन ऑफ द ब्लॉक जो होगा वो क्या होगा। बात समझ आ गई यार? एक्सटर्नल फोर्स लगाया, फ्रिक्शन भी लगेगा, इन दोनों फोर्स के नेट इफेक्ट की वजह से पार्टिकल क्या करता है? एक्सिलरेट करता है। न्यूटन सेकंड लॉ तो पढ़ाया था ना कि नेट फोर्सेस ऑन अ पार्टिकल प्रोवाइड्स द एक्सिलरेशन इन अ पार्टिकल। क्लियर है बात? अच्छा, पहला केस सॉल्व करते हैं। अगर ये 5 न्यूटन है ये वाला, तो यहां पर एक फोर्स लगा होगा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी भाई, जल्दी से बताओ। यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन कितना होगा सर? सबसे पहले तो आपने को चेक करना पड़ेगा ये फ्रिक्शन कैसा है, काइनेटिक है या स्टैटिक है, पहले तो ये चेक करना पड़ेगा। तो सर एफ एस की अगर मैं वैल्यू चेक करूं, एफ एस की वैल्यू है सर म्यू एस यानी 0.5 इंटू कैपिटल एन। एन की वैल्यू सर कितनी हो जाएगी? एम जी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? कि नीचे डाउनवर्ड फोर्स एम जी है और ऊपर फोर्स एन है। वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन हो नहीं सकता, तो एन और एम जी को बराबर होना पड़ेगा। तो 0.5 टाइम्स एम जी, एम की वैल्यू 2, जी की वैल्यू 10 लेके चलते हैं। तो ये जो होने वाला है कितना हो जाएगा भाई? 20/2 यानी 10 न्यूटन, ठीक है। तो एफ एस की वैल्यू 10 न्यूटन है। एफ के की वैल्यू लेके चले क्या एक बार? एफ के की वैल्यू क्या है? 0.2 इंटू एन, यानी 0.2 इंटू 2 इंटू 10। क्या इसका मतलब हो गया ये 4 न्यूटन है। एफ एस एफ के दोनों की वैल्यू मिल चुकी। अब जरा समझो, अगर अप्लाइड फोर्स 5 न्यूटन है तो क्या ये एफ एस से छोटी? अच्छा, इसमें आपसे दो चीजें पूछी गई है, एक्सेलरेशन भी पूछा गया है और हर केस में एफ एस भी पूछा गया है, क्या होगा? ठीक है। अब थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन बन चुका है ये, थोड़ा और इन्फॉर्मेशन की हम लोगों ने बात कर ली है। ठीक है भाई, अब स्टार्ट करते हैं, जरा समझो इस बात को। अगर अप्लाइड फोर्स 5 न्यूटन है यानी वो एफ एस की मैक्सिमम वैल्यू से कम है, तो इस केस में एफ एस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए सर? अप्लाइड फोर्स के बराबर यानी 5 न्यूटन। और एक्सेलरेशन क्या होगा सर? क्योंकि एफ एस लेफ्ट डायरेक्शन में है, एफ राइट डायरेक्शन में है, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, या कह सकते हो स्टैटिक फ्रिक्शन अभी भी लग रहा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, एक्सेलरेशन 0 है। बात क्लियर हुई? आप इतने छोटे मोटे ये क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ज्यादा बड़े भारी भरकम क्वेश्चन नहीं आने के। सेकंड क्वेश्चन की बात कर, एफ 20 न्यूटन है, क्या 20 न्यूटन 10 न्यूटन से बड़ा है? हाँ सर बड़ा है। और बड़ा है तो अब क्या ऑब्जेक्ट चलेगा? हाँ सर चलेगा। और जब चलेगा तो कौन सा फ्रिक्शन काम करेगा सर? काइनेटिक फ्रिक्शन काम करेगा। अगर काइनेटिक फ्रिक्शन काम करेगा तो इसका बेसिक सा मतलब है राइटवर्ड फोर्स क्या है? एफ, लेफ्टवर्ड फोर्स क्या है? एफ एस। और ये जो नेट फोर्स है क्या प्रोड्यूस करेगी सर? मास में एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी। न्यूटन सेकंड लॉ से लिख सकता हूं, एफ एस, एफ माइनस एफ एस इक्वल टू एम इन टू ए। क्या बात क्लियर हुई? बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एफ एस की वैल्यू कितनी होगी सर? 4 न्यूटन होगी। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और मुझे पता है एफ एस की वैल्यू फिक्स होती है जब भी अपने पास काइनेटिक फ्रिक्शन आता है। तो एफ के की वैल्यू जो है वो फिक्स है। बहुत अच्छी बात है सर। एफ की वैल्यू कितनी सर? 20 माइनस कितना करना चाहिए सर? 4 इज इक्वल टू मास कितना है? 2 किलो का, एक्सेलरेशन ए होगा। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई सर? 20 माइनस 4 यानी 16 डिवाइड बाई 2, इसका मतलब 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ चुका है। क्या बात क्लियर हुई सभी भाई बहनों को? अगर 40 न्यूटन लगाए तो क्या होगा सर? दोबारा से वही एफ माइनस एफ एस इक्वल टू व्हाट? एम इनटू ए। इस पॉइंट पे एफ क्या है सर? एफ था 40, एफ एस क्या है सर? वही पुराना 4, मास कितना? वही पुराना 2। तो एक्सेलरेशन क्या आएगा? नया से एक्सेलरेशन आ गया सर 36 डिवाइड बाई 2 यानी 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट केसेस में एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं और फ्रिक्शन की क्या क्वांटिटी होने वाली, इन सब की बातें हमें पता चल गई। एक फ्रिक्शन और होता है जिसको हम बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन की एक बार बात समझ लो, क्योंकि इस पर एक छोटा क्वेश्चन कभी ना कभी पूछा जा सकता है। क्या? अगर मैं बात करूं फ्रिक्शनल फोर्सेस के मैग्नीट्यूड की बात करूं, तो मुझे पता है एफ एस जो होगा वो सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड रखता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। उसके बाद, और लेकिन मेरे को मन मन में क्या पता होना चाहिए कि ए एफ एस मैक्सिमम की बात हो रही है। मेरे को मन मन में क्या पता होना चाहिए कि एफ एस मैक्सिमम की बात हो रही है।
उससे जो वैल्यू कम होगी वो किसकी होगी सर, उससे कम वैल्यू होगी एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन की, और उससे भी कम वैल्यू होगी एफ रोलिंग की। क्या आपने एक बात समझी है कि किसी भी चीज को आप स्लाइड कराओ या रोल करो, तो क्या रोल करना रिलेटिवली इजी होता है? जैसे तुम्हारे पास सिलेंडर है, उस सिलेंडर को खींच के भी तो ला सकते थे, रोल करके क्यों लेकर आ रहे हो? क्योंकि लगता है यार रोल करके थोड़ी कम जान लगती है क्या? समझ पा रहे हो मेरी बात? सिलेंडर हो गया, रिंग हो गया, जितने भी तुम्हारे ऑब्जेक्ट हैं, क्या उनमें रोल करना इजी होता है विद रिस्पेक्ट टू स्लाइड? हाँ सर। अगर कोई चीज किसी एक सरफेस के ऊपर स्लाइड कर रही है तो कहेंगे ना कि काइनेटिक मोशन हो रहा है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। लेकिन जब वो रोल हो रही होती है तो रोलिंग फ्रिक्शन लगता है, और रोलिंग फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कम होता है काइनेटिक फ्रिक्शन से। तो ये आप सीक्वेंस याद रखिएगा, कभी कभी एक छोटा मोटा क्वेश्चन इस साथ एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है? तो मैंने आपको फ्रिक्शन बता दिया, फ्रिक्शन के टाइप बता दिया, उनका रिलेशन बता दिया, कैसे निकालते हैं ये बता दिया, ठीक है? अब बात करते हैं वेज की। वेज इतना स्पेशल क्यों, इस चीज को जरा समझ के चलते हैं। वेज है क्या, सबसे पहले तो यही समझते हैं। बेसिकली क्या होता है, लेट्स सपोज मेरे पास कोई एक हॉरिजॉन्टल लेवल है, ठीक है जी। इस हॉरिजॉन्टल लेवल पर जब भी मैं एक किसी एंगल पर किसी तख्ते को, किसी पट्टे को, किसी सिस्टम को उठा के रख देता हूं किसी एंगल थीटा पर, ठीक है, तो इसको बोला जाता है वेज, ठीक है? इस थीटा को बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है? अब किसी भी चीज को वेज पर रखने से फायदा क्या मिलता है? एक फायदा ये मिलता है सर, इसके ऊपर आप जो भी ऑब्जेक्ट आप प्लेस करोगे ना, मान लो आपने इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा एम मास का। मुझे एक चीज सर बचपन में पढ़ाई गई थी, आपने ही बताई थी, कि जो भी वेट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है इट इज ऑलवेज टूवर्ड्स, डायरेक्टली टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो सर इसका जो वेट होता है, वो वेट कहां काम करता है, डायरेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, यानी mg जो लगने वाला है फोर्स, वो डाउनवर्ड लगने वाला है। बात समझ आ गई? लेकिन क्या ये पार्टिकल जो मूव करेगा वो अलोंग द वेज करेगा? अंदर तो नहीं घुस सकता है इस वेज के, है ना भाई, स्टिफ है अपना वेज, सख्त है, इसका मतलब अंदर तो नहीं घुसेगा, तो ये मोशन करेगा कहां सर, अलोंग द, डायरेक्ट अलोंग द वेज मोशन करेगा। तो अलोंग द वेज मोशन के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, क्या वो mg है? नहीं सर, mg तो नहीं है। तो फिर वो कौन सी फोर्स है सर, एक बार हम लोग देखते हैं। अगर सर ये एंगल थीटा है, तो एक काम करता हूं सर, एक मैं एंगल बना रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। ये एंगल जो वेज पर परपेंडिकुलर है, क्या बच्चे ये एंगल भी थीटा हो जाएगा? जरा देखो सही कह रहा हूं क्या मैं? ट्रिग्नोमेट्री लगाने की हल्की हल्की सी कोशिश करो। अगर सर ये दोनों, ऐसे मान लो वेज का वैल्यू जीरो होती, तो क्या मास ऐसा होता और ये डाउनवर्ड होता, थीटा की वैल्यू जीरो। अगर आपने वेज को थोड़ा ऐसा करा, तभी तो ये एंगल आपके पास आए ना। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों कैसे हैं, सेम है। अगर ऐसे भी ना समझ आ रहा हो तो थोड़ा सा और समझा देता हूँ, समझो, क्योंकि समझाना मेरा धर्म है भाई, टीचर हूं मैं, समझाऊंगा। देखो, ये एंगल 90 डिग्री का भी आपने बताया सर, कि ये पूरा एंगल कितना है, 90 डिग्री। आपने क्या लिया, वेज से परपेंडिकुलर लिया है। अगर मैं ध्यान से देखूं, क्योंकि ये परपेंडिकुलर आता है, तो क्या ये एंगल भी 90 डिग्री था? हाँ सर, ये एंगल भी 90 डिग्री था। अब जरा सोच, ये 90, ये थीटा, तो ये जो एंगल बचा ये वाला, ये कितना बचा सर, ये बचा 90 माइनस थीटा। पक्की बात है। और इस एंगल और इस एंगल का टोटल समेशन 90 है। यार अगर दो एंगल का समेशन 90, उसमें से एक एंगल 90 माइनस थीटा है, तो क्या दूसरा एंगल थीटा अपने आप हो जाएगा? सोच, ये 90 और ये थीटा, तो ये कितना बचा सर, ये वाला एंगल जो बचा ये बचा 90 माइनस थीटा, क्योंकि एक तीनों ट्रायंगल का सम कितना होता है, 180। ये 90 माइनस थीटा, और आपने बोला सर ये भी परपेंडिकुलर है, तो ये कितना हो जाएगा सर, ये थीटा हो जाएगा। बात समझ आ गई है? ये सब हटा रहा हूं मैं, आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है? हाँ जी, यहां तक की बात करी थी हमने। तो ये वैल्यू अगर थीटा है, अब इतना मुझे पता चल गया कि सर ये एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा। और क्या थोड़े दिन पहले मैंने तुम्हें वेक्टर्स के कंपोनेंट लेना भी सिखाया था। एक वेक्टर का अगर किसी एक्सेस के साथ थीटा एंगल दे दिया जाए, तो उस एक्सेस के अलोंग कंपोनेंट क्या होता था, वेक्टर कॉस थीटा। तो ये इस वेक्टर की जो वैल्यू हो जाएगी, हो जाएगी mg कॉस थीटा। और उसके परपेंडिकुलर वेक्टर की वैल्यू क्या होगी भाई साहब, सर इस वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी mg साइन थीटा। क्या बात समझ आई? तो एक वेक्टर mg, जो वेट था उसको मैंने दो कंपोनेंट्स में तोड़ लिया, mg cos थीटा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, mg sin थीटा पैरेलल कंपोनेंट। अब सोचो, क्या ये पार्टिकल जब मूव कर रहा है अलोंग द वेज, तो क्या सिर्फ और सिर्फ mg sin थीटा की वजह से मूव कर रहा है? करेक्ट है सर। और जो नॉर्मल फोर्स लगेगा, नॉर्मल फोर्स कैसे लगता था सर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर लगता था। यानी नॉर्मल फोर्स जो लगने वाला है, क्या वो इस तरह से लगने वाला है?
यार ये तो सरफेस पे परपेंडिकुलर होता था ना, तो सरफेस ये थी, तो इस पे परपेंडिकुलर ये होगा आपका नॉर्मल फोर्स। अगर मैं ध्यान से देखूं तो नॉर्मल फोर्स और mg cos थीटा एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, इसीलिए पार्टिकल जो मास है वो फ्लाई ऑफ नहीं करता या अंदर घुसता नहीं है। और mg sin थीटा क्या करा रहा है, नीचे की तरफ एक्सेलरेट करवा रहा है। अगर सिर्फ ये केस होता तो मैं साफ सीधे बोल देता कि सर जो इसका एक्सेलरेशन होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में या पैरेलल टू द इंक्लाइन जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा mg sin थीटा। और इसके बाद मैं काइनेमेटिक्स की तीनों इक्वेशन जो मैंने आपको बताई थी मैं लगा सकता हूँ। v is equal to u square plus 2as, v is equal to u plus at, s is equal to u plus half at square, सब लगा सकता हूँ। किसके लिए, अलोंग द इंक्लाइन मोशन के लिए, क्योंकि अलोंग द इंक्लाइन एक्सेलरेशन मुझे जो है वो मिल चुका है। अगर यहां तक बात समझ आ चुकी है और ऊपर वाला फ्रिक्शन तुम्हारे दिमाग में, अभी तक मैं क्या मान के चल रहा हूं, नॉन फ्रिक्शनल मान के चल रहा हूं ये भाई, है ना, नॉन फ्रिक्शनल मान के चल रहा हूं अभी तक ये। अब अगर तुम्हें पिछली वाली दिमाग बात अगर तुम्हारे दिमाग में पड़ गई थी, अब जरा सोचो, ठीक है। अभी हम पहले बात करेंगे रोलिंग की और फिर बात करेंगे रोलिंग रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन की, ठीक है। ये इसीलिए इंक्लाइन प्लेन पढ़ा है ताकि आगे जाके दिक्कत ना हो। तो अब हम हेडिंग डालते हैं भाई रोलिंग, ठीक है। रोलिंग क्या है सर, जब भी कोई ऑब्जेक्ट, सर इन जनरल अगर मैं तुम्हें बचपन बचपन से याद दिलाऊं तो तीन तरह के मोशन की हमने बात करी थी, ठीक है। कौन से, सर पहला था मोशन जिसमें आप सीधे मूव करते थे, इसको हम रेक्टिलिनियर मोशन बोलते थे। अगर मैं मोशन के टाइप की बात करूं तो मोशन के टाइप में सर पहला टाइप आता था रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर का मतलब मोशन क्या, कि अगर मेरे पास कोई दो ऑब्जेक्ट हैं तो उनके बीच का एंगल भी चेंज नहीं होना चाहिए, ये दोनों लाइंस हमेशा पैरेलल होनी चाहिए ड्यूरिंग द मोशन। ये भी रेक्टिलिनियर मोशन है और ये भी रेक्टिलिनियर मोशन है। इसमें क्या हो रहा है, आप पूरे ऑब्जेक्ट में कोई भी आर्बिट्री ऑब्जेक्ट में कोई भी दो पॉइंट्स ले सकते हो और ड्यूरिंग द मोशन उन दोनों पॉइंट्स के बीच का ना तो डिस्टेंस चेंज हो और ना ही उनका एंगल चेंज हो, इसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। और उस ऑब्जेक्ट को बोलते थे रिजिड ऑब्जेक्ट, ठीक है। रिजिड ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन ही वही थी, रिजिड ऑब्जेक्ट हमने पढ़ना है ना, तो उसकी डेफिनेशन क्या थी कि भाई दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए और उनके बीच का एंगल चेंज नहीं हो, ऐसा अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उस बोलेंगे कि रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है। दूसरा था मेरे पास प्योर रोटेशनल मोशन। प्योर रोटेशनल मोशन का मतलब क्या, कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी ही एक्सिस के अबाउट या किसी दूसरी एक्सिस के अबाउट एक कांस्टेंट रेडियस में रोटेट कर रहा है, इसको बोलते थे प्योर रोटेशनल मोशन। इसमें कंडीशन क्या थी, एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज नहीं होती थी, वो फिक्स ही रहती थी। किसी एक मोशन के लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स रहती थी, ये प्योर रोटेशन था। लेकिन जब आपने बात करी रोलिंग की, इसका मतलब मेरी साइकिल का पहिया, मेरे ट्रक का पहिया, मेरी बेयरिंग, ये जितनी भी चीजें हैं क्या ये रोल करती हैं। रोल करने का मतलब क्या है, कि आप मूव कर रहे हो आगे और उसके साथ साथ आपका जो सेंटर ऑफ मास या एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो भी आगे जा रहा है। तो आप ओमेगा से रोल कर रहे हो और वी वेलोसिटी या किसी एक्सेलरेशन से आप आगे जा रहे हो, तो इस मोशन को कहते हैं रोलिंग मोशन, ठीक है। अब ये मोशन देखो किसी भी तरह का हो सकता था, हम पढ़ेंगे प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग का बेसिक सा मतलब क्या है, लेट सपोज तुमने कभी बॉल डाली है, लेट सपोज तुम्हारे हाथ में कोई टेनिस की बॉल आ जाए, उस बॉल को तुम ऐसे ऐसे करके पीछे मतलब पीछे ऐसे घुमाते हुए जमीन पर जब डालते हो तो क्या होता है, तो वो कुछ देर जमीन पर घूमती है और फिर चलना चालू करती है। सिमिलरली सर बॉल को ऐसे करके, जैसे बॉलर्स डालते हो ऐसे करके अगर डाल दो तो क्या होगा सर, वो जमीन से टकराएगी, कुछ घिसेगी थोड़ा सा और फिर चलना चालू करेगी। तो जिस मोमेंट पे वो घिस रही है उस मोमेंट पे क्या उसकी एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है और लीनियर वेलोसिटी कम है, ऐसा बोल सकते हैं कि उनके बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। लेकिन प्योर रोलिंग का मतलब क्या है, कि वो केस जिसमें v इज इक्वल टू आर ओमेगा है, इसको बोलते हैं प्योर रोलिंग। या इसको मैं एक और चीज कह सकता हूं, ऐसी रोलिंग जिसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जीरो है। क्या बोला मैंने, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू जीरो। इस रोलिंग को मतलब बहुत ज्यादा ही फिजिकल वर्ड में चला जाऊं, तुमको बिल्कुल फिजिकल फिजिक्स की भाषा में समझाऊं, तो अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो तो ऐसी इस तरह के मोशन को बोलते हैं प्योर रोलिंग मोशन। अब इसको समझो, मान के चलो इसके ऊपर मैंने पेन रख दिया, अब पेन क्या सिर्फ एक पॉइंट पर इसको टच कर रहा होता है, सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच कर रहा होता है ना यार, मतलब इसको अगर प्योर सरफेस मानूं और इसको मैं प्योर सर्कल मान के चलूं तो सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर टच कर रहा होगा, है ना। जब अगर वो एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है
ध्यान से सुनना भाई, जल्दीबाजी मत करना, कॉन्सेप्ट निकल जाएगा। अगर वो एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है और मैं तुमसे बोलूं कि अगर प्योर रोलिंग साहब हो रही है, इसको थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा मुझे, एक सेकंड देना बस। हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पर यहां पर कहीं टच कर रहा होगा। अगर प्योर रोलिंग हो रही है तो जैसे ही ये आगे बढ़ेगा, जिस पॉइंट पर टच कर रहा था, क्या वो पॉइंट थोड़ा सा आगे चला गया, अब वो पॉइंट यहां आ गया, यानी अब कोई नया पॉइंट टच कर रहा होगा। यानी मैं ये कह सकता हूं कि अगर प्योर रोलिंग हो रही है तो क्या उस केस में जो पॉइंट सरफेस से टच करता है वो कभी डिस्प्लेस ही नहीं हुआ, जो पॉइंट टच करता है वो, क्योंकि हर बार एक नया पॉइंट आके आपके सरफेस को टच कर रहा है, इसलिए बोलते हैं कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जीरो है। जबकि अगर मैं बात करूं, अगर कोई बॉल है जो घिसते हुए आगे जा रही है, तो क्या थोड़ी देर तक उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वहीं रहेगा और वो घिसता हुआ आगे जाएगा या घिसता हुआ पीछे जाएगा, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन प्योर रोलिंग में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। ये छोटी छोटी सी बातें जो एज अ कॉन्सेप्ट आपसे पूछी जा सकती है, तो ध्यान रखिएगा। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, और ये जो रिलेशन है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये आपका वैलिड होता है प्योर रोलिंग के केस में। ठीक है सर, v इज इक्वल टू आर ओमेगा अगर वैलिड है तो क्या एक और चीज वैलिड होगी क्या, a इज इक्वल्स टू आर अल्फा। हाँ सर, ये भी वैलिड है प्योर रोलिंग के केस में, ये भी आपका वैलिड है। ये दोनों इक्वेशंस आपकी वैलिड है कब, प्योर रोलिंग के केस में। ठीक है, तो रोलिंग की कंडीशन समझ आ गई, रोलिंग होती क्या ये समझ आ गई। अब जब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रोलिंग कर रहा है तो सर होने क्या वाला है, जरा ध्यान से देखो। मैं मान के चलता हूं प्योर रोलिंग हो रही है, इसका मतलब इसके बीच में कोई लीनियर वेलोसिटी भी है ना भाई, क्योंकि पूरे का पूरा पार्टिकल वी वेलोसिटी से यहां जा रहा है। और सर कोई एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा भी है ना भाई, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा भी है। और ओमेगा और वी में रिलेशन क्या है सर, वी इज इक्वल टू कैपिटल आर ओमेगा। मान के चलता हूं कि एक रिंग हो, स्फीयर हो, इसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर। ठीक है, अब एक बात सोचो, क्या जब अगर ये वी लीनियर वेलोसिटी, ये वी जो स्पीड है किसकी है सर, ये इसके सेंटर ऑफ मास की स्पीड है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास की स्पीड है इसकी। अगर v इसकी स्पीड है, इसका मतलब क्या हर एक पार्टिकल v वेलोसिटी से आगे जा रहा होगा, क्या हर एक पार्टिकल v वेलोसिटी से आगे जा रहा होगा, यानी ये पार्टिकल भी v वेलोसिटी से, ये पार्टिकल भी v वेलोसिटी से, ये पार्टिकल भी v वेलोसिटी से, ये भी v से, और ये भी v से। क्यों सर, लीनियर वेलोसिटी फिक्स है ना, इसकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जो है वो v है। इसका मतलब है मैं ऐसा मान सकता हूं कि सारे के सारे पार्टिकल v वेलोसिटी से आगे जा रहे होंगे। अगर मैं टाइम को फ्रीज कर दूं, क्या कर दूं, टाइम को फ्रीज कर दूं, तो क्या सबके सब मुझे एक पॉइंट पर देखो तो सारे आगे जाते हुए देखेंगे, हाँ। तो मतलब मैं बोलूंगा कि भाई ऑब्वियस सी बात है कि इसका क्या हो रहा है, वेलोसिटी जो है फिक्स है। अब एक बात सोचो, ध्यान रखना भाई इन चीजों का, ये चीजें बहुत ज्यादा आगे जाके तुमको दिक्कत ना दे कहीं। ठीक है, क्या कह रहा हूं तो समझते रहना। सर ये तो हो गई लीनियर वेलोसिटी, लेकिन क्या मेरे पार्टिकल के पास कोई एंगुलर वेलोसिटी भी है। हाँ सर, थी तो सही, अभी तो थोड़ी देर पहले बताया था कि सर एंगुलर वेलोसिटी है, यानी ध्यान दो, हाँ, इसके पास अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी की बात करूं, तो क्या एंगुलर वेलोसिटी इन सारी पॉइंट्स पर जो होगी, क्या वो कुछ इस तरह से होगी। सर यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी v क्रॉस ओमेगा कुछ इस डायरेक्शन, एक सेकंड, v क्रॉस ओमेगा कुछ इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, यहाँ पर v क्रॉस ओमेगा इस डायरेक्शन में, यहाँ पर v क्रॉस ओमेगा इस डायरेक्शन में, और यहाँ पर v क्रॉस ओमेगा इस डायरेक्शन में। सोच के देख सर, अगर ये रोटेट कर रहा है, राइटवर्ड रोटेट कर रहा है, तो जो पॉइंट ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है वो कहां जाने की कोशिश करेगा, सर यहाँ जाने की कोशिश करेगा। जो यहाँ पर है वो कहां जाने की कोशिश करेगा, सर यहाँ जाने की कोशिश करेगा। जो यहाँ पर है वो कहां जाएगा, सर वो पीछे जाएगा। और जो यहाँ पर है वो कहां जाएगा, वो ऊपर जाएगा। यानी, और सर हो क्या रहा है, सर एक्चुअल में तो देखा जाए तो ये दोनों बातें साथ में ही हो रही है ना, यानी वो आगे भी जा रहा है और वो रोटेट भी कर रहा है, दोनों चीजें कर रहा है ना साथ में। तो अगर इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, तो जो प्योर रोलिंग का केस मिलता है और उस पर मुझे जो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स की वेलोसिटी मिलती है, उससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये। ठीक है, मतलब अब मेरे को बेसिकली मिलने क्या वाला है ये समझने की कोशिश करो। सर बेसिकली होने क्या वाला है, अगर इन दोनों को मैं ऐड करूं, ध्यान से देख भाई, तो क्या अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो सर एक चीज समझ में आई कि ऊपर जो हो रहा है दोनों वेलोसिटीज की डायरेक्शन सेम है, कि आर ओमेगा भी राइटवर्ड डायरेक्शन में और वी भी राइटवर्ड डायरेक्शन में, यानी यहाँ पर जो स्पीड होने वाली है, क्या ये 2v हो जाएगी, v और v जुड़ जाएंगे। नीचे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो सर v जो था, ये वाला v, ये राइटवर्ड डायरेक्शन में था और ये वाला v लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में था, यानी यहाँ पर जो वेलोसिटी हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी। यहाँ पर जो वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या होगी सर, एक नीचे और एक राइट, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी आएगी जिसका मैग्नीट्यूड होगा
अंडर रूट टू वी, सिंपल वेक्टर कैलकुलेशन है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा 90 हो गया, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों वी है तो अंडर रूट टू वी बचा। और यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो कहाँ होगी सर, वो वेलोसिटी होगी कुछ इस तरह से, अंडर रूट टू वी मैग्नीट्यूड की। तो अगर जब भी कोई पार्टिकल रोटेट कर रहा होता है तो उसकी लीनियर वेलोसिटी अगर वीसी है, एंगुलर वेलोसिटी अगर ओमेगा है, तो उसकी जो नेट किसी पार्टिकल की अगर वेलोसिटी जो मुझे दिखेगी वो कैसी दिखेगी, टॉप मोस्ट पॉइंट पर टू भी दिखती है। ऐसा सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्या दिमाग में क्लैरिटी आई कि रोलिंग हो रही है तो क्या हो रहा है सर, लीनियर वेलोसिटी भी है, एंगुलर वेलोसिटी भी है, दोनों चीजें साथ हो रही हैं। ये पार्टिकल सिर्फ एक एक्सिस के अबाउट नहीं घूम रहा, ये आगे भी बढ़ रही है इसकी एक्सिस। तो ये आपका रोलिंग, बात समझ आ गई। जब भी रोलिंग होती है तो आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। नंबर वन, अब क्योंकि पार्टिकल रोल कर रहा है तो उसके पास क्या है, तो उसकी अपनी खुद की रोलिंग काइनेटिक एनर्जी भी है, जिसको मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था कि ये लिखा जाता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर से। किससे, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर से। आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रोलिंग ऑब्जेक्ट अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जिस एक्सिस के अबाउट वो रोटेट कर रहा है उस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आई है। ओमेगा ऑब्वियसली उसकी एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है, तो ये होती है किसी भी पार्टिकल की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब थोड़ा सा फर्क इसको समझिएगा। अभी तक हम मानते थे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से आगे जा रहा है, इसका मास अगर m है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर लिखते थे। लेकिन अब अगर यही ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, इसका मास m है, v वेलोसिटी से आगे रोल कर रहा है, तो क्या इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिखोगे। सोच के देखो। अब आई कुछ भी हो सकता था सर, आई रिंग हो सकती है, आई डिस्क हो सकती है, आई सिलेंडर हो सकता है, सॉलिड सिलेंडर हो सकता है, स्फीयर हो सकता है, आपका सॉलिड हॉलो दोनों हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्या मुझे एक बात पता है, ओमेगा और वी के बीच में मुझे रिलेशन पता है कि सर वी इज इक्वल टू आर ओमेगा था, तो ओमेगा क्या हो जाएगा सर, वी बाय आर हो जाएगा। यानी मैं लिख सकता हूँ हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं इस चीज में बच्चे। एक बात और सोचो सर, जो आई था किसी ना किसी तरह से एम आर स्क्वायर और साथ में कोई एक फैक्टर था, इसको लिखता हूं मैं कैपिटल एन, ये था ना हमेशा। सर अगर डिस्क की बात करेंगे, अगर सेंटर के अबाउट मूव कर रहा है तो एम आर स्क्वायर बाय टू था। अगर रिंग की बात करेंगे तो सिर्फ एम आर स्क्वायर था। अगर मैं लेट्स सपोज सिलेंडर की बात करूंगा, सॉलिड सिलेंडर की बात करूंगा तो एम आर स्क्वायर बाय टू था। अगर मैं एक हॉलो स्फीयर की बात करूंगा तो टू बाई थ्री एम आर स्क्वायर था। अगर मैं किसी सॉलिड स्फीयर की बात करूंगा तो टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर था। तो एन कोई ना कोई एक वैल्यू थी, लेकिन मुझे इतना पता है कि सर ऐसे लिखा जा सकता था। तो क्या इसी चीज को लिख सकता हूँ, एम वी स्क्वायर प्लस वन बाई टू, आई की जगह लिखूंगा कैपिटल एन एम आर स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। क्या आर स्क्वायर से आर स्क्वायर की मृत्यु हो जाएगी और हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन आ सकता है, तो जो काइनेटिक एनर्जी लिखी जा सकती है, क्या वो लिखी जा सकती है, वन प्लस कैपिटल एन। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अब इस तरह लिखी जाएगी, जो किस पे डिपेंडेंट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंडेंट है। यानी सेम मास सेम वेलोसिटी का अगर मेरे पास स्फीयर है, सिलेंडर है, डिस्क है, रिंग है, क्या सबकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट होगी। करेक्ट बात है सर, तो ये रिलेशन समझ आ चुका है। चेंज जो आएगा वो इसी चीज से आएगा कि आपकी जब बॉडी रोटेट करती है तो रोटेशन की कंडीशन क्या थी, रोटेट चेंज करने से किसी किसी पॉइंट पर वेलोसिटी से क्या फर्क पड़ता है, कौन कौन सी कंडीशन आप वैलिड मान के चलते हो, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पर क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देके चलता हूं, क्वेश्चन देने से पहले आई होप कि आपको एक चीज और मुझे पढ़ानी है जो आगे जाके बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। दैट इज द रिलेशन बिटवीन वर्क, एनर्जी, पावर और इनकी दो थ्योरम्स। ठीक है, मुझे पता है कि कुछ कुछ एक्स्ट्रा है क्योंकि वो पढ़ाना पड़ेगा किसी भी क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, वर्क, एनर्जी, पावर, उनकी थ्योरम्स की हम लोग बात कर लेते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं कि सर वर्क क्या है, सर वर्क बेसिकली होता है जब भी किसी पार्टिकल को आपने कोई फोर्स दी, किसी लेट्स सपोज मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट था, इस पर आपने जब भी कोई एक फोर्स लगाई, तो फोर्स लगाने से आप क्या करते हो सर, इस ऑब्जेक्ट की क्या मैं एक्सेलरेट करता हूं, इस ऑब्जेक्ट को कर भी सकता हूं नहीं भी कर सकता हूं, डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कि आपने इसको एक्सलेट करा तो क्या होगा सर, क्या इसकी वेलोसिटी बाद में बढ़ेगी, हाँ सर बढ़ेगी। तो मान के चलते हैं कि इसकी वेलोसिटी फाइनली v होगी और ये स्टार्ट कर रहा था रेस्ट से। काइनेटिक एनर्जी किसी पार्टिकल की होती है हाफ एम वी स्क्वायर। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, एम मास और वी वेलोसिटी के पार्टिकल की अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो उसकी एनर्जी होती थी हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ जीरो है और यहाँ है हाफ एम वी स्क्वायर। यानी मैं कह सकता हूं जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो इनिशियल वाली से ज्यादा है। तो ये एक्स्ट्रा एनर्जी कहां से आ गई,
क्या हमने बचपन में पढ़ा था कि एनर्जी को आप बना नहीं सकते, एनर्जी को आप मिटा नहीं सकते, एनर्जी को बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हो? तो भाई यार एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ से आ गई? कहाँ से आई? भगवान ने दे दी? नहीं, ये एनर्जी आई है उस फोर्स की वजह से जो आपने इस पर लगाया।